किस तरह से उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो उस एनर्जी के प्रोडक्शन का जो बेसिक मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस ब्रीथ, बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। ठीक है, सांस लेना जरूरी क्यों है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रीथ एंड आल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, इफ सो हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऑल ऑफ अस व्हाई ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल, क्यों, क्योंकि बेसिकली ब्रीदिंग से जो है ना हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, फूड जो है उसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, और उसके बाद उससे अल्टीमेटली जो है एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हमें ब्रीदिंग जरूरी है। साथ ही ब्रीदिंग में दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे ही कोई फूड का प्रोडक्शन होता है तो फूड हमारे मेनली कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब कार्बन का कंबसन होगा, ऑक्सीडेशन कंबसन, ये सब वर्ड्स जो है मतलब इंटरचेंजेबली यूज होता है, क्योंकि कंबसन में भी बेसिकली जो भी कोई किसी चीज का कंबसन होगा, बीट वुड, बीट फूड, बीट पेट्रोल, किसी भी चीज का, तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो, कंबसन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ही, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, और उसके कंपाउंड को हम देखें तो क्या होगा कि कार्बन से का जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 बनेगा। अब ये CO2 जो है हमारे बॉडी में हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस को अल्टर कर देगा, और बॉडी में जो है एक स्पेसिफिक पीएच पे ही सारी चीजें काम कर रही हैं, जो कि 7.4 टू 7.6 है, जो ब्लड का पीएच हमारा है। ठीक है, तो इसके लिए CO2 को निकालने के लिए भी हमारे पास ब्रीथिंग एसेंशियल है। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ। अब हम लोग जब ब्रीथ करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन तो ले लिए, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर के बाद उसका क्या होता है, किस प्रोसेस से वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है, ये जानेंगे। ठीक है, ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ। ठीक है, रिस्पायरेशन तो बेसिकली सभी में होगा। दो दो टर्म्स होते हैं, एक ब्रीदिंग होती है, एक रिस्पायरेशन होता है। एक ब्रीदिंग होती है, एक रिस्पायरेशन होता है। ब्रीदिंग मतलब क्या हुआ, ब्रीदिंग मतलब बेसिकली वही इनहेल और एक्सहेल करना, एक्सहेल और इनहेल करना। ठीक है, एयर को। और रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, रिस्पायरेशन बेसिकली वो बॉडी के अंदर जब वो ऑक्सीजन जाके डिफरेंट कंपाउंड से कंबाइन करके एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। जो ब्रीदिंग है, रिस्पायरेशन तो सभी में होगा, लेकिन ब्रीदिंग क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो, कुछ एनारोबिक होंगे, उनमें ब्रीदिंग नहीं होगा, हाँ उनमें रिस्पायरेशन जरूर होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, लेकिन उनमें ब्रीदिंग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चीज देखते हैं। All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction or even breathing. यानी कि एनर्जी चाहिए हमको सारा काम करने के लिए। ठीक है, जितना भी काम है, रिप्रोडक्शन है, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी हमें, ब्रीदिंग करने के लिए भी हमें ब्रीदिंग की जरूरत है, ब्रीदिंग करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ से आता है, हम जानते हैं कि जो फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी आता है, लेकिन इस एनर्जी से हम जानते हैं बॉडी में एटीपी होता है, एनर्जी करेंसी। जैसे कोई भी आदमी काम करता है तो काम के बदले में उसको खाना चाहिए और कपड़े चाहिए और घर में रहने रहने का, उसको बेसिकली आदमी का 3 नीड है। ठीक है, कि उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है, क्लोथ चाहिए। अब या तो काम करके क्या कर ले कि किसी का काम कर दे उससे फूड ले ले, किसी का काम कर दे उससे बदले उसके घर में रह ले, और किसी का काम कर दे वो बदले में उसको कपड़े दे। लेकिन इन जनरल हमारे लाइफ में क्या होता है, इस वर्ल्ड में, कि हमें सब कोई पैसे देता है, हम किसी का काम करते हैं हमें पैसे देता है, और उस पैसे से ये तीनों चीजें हम लेते हैं। उसी प्रकार से बॉडी में क्या होता है कि एनर्जी जो कोई फूड आता है उससे बेसिकली एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और फिर एटीपी को हम यूटिलाइज करके कोई दूसरा एक्टिविटी जिसमें एनर्जी का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, ऑफ द बॉडी बोला जाता है, वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज वहाँ पे थे हम लोग कि हाँ, हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, हाउ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। डू ऑल फूड्स गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, नहीं, कुछ ज्यादा एनर्जी देने वाले फूड होंगे, कुछ होंगे तो ज्यादा एनर्जी तो देंगे पर धीरे धीरे देंगे, कुछ फूड्स होंगे तो ज्यादा एनर्जी तुरंत दे देंगे। तो वेरियस टाइप्स के फूड्स होते हैं। ठीक, टू प्लांट्स ईट, और प्लांट खाता खाते हैं और नहीं खाते तो फिर एनर्जी कैसे बनता है उनमें, तो हम लोग देख लिए थे। उनमें एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन होता है, अभी लास्ट चैप्टर डिस्कस किए थे परसों।
उसमें देखे थे कि प्लांट्स में एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस था, जो कि इस चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो वो एंड माइक्रोवेव्स फॉर दैट, वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सन, ये लोग हम लोग जानते हैं। एंड माइक्रोवेव्स फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड, डू दे ईट फूड, माइक्रोवेव्स फूड खाते भी हैं या नहीं खाते हैं। तो माइक्रोवेव्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने वाले भी दो टाइप के होते हैं, खाना बनाने वाले दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक से बनाते हैं, एक इनऑर्गेनिक से बनाते हैं। और कुछ जो है फोटोसिंथेसाइज भी करते हैं, जैसे स्मॉल ग्रीन एल्गी लोग, ठीक है। अब जो इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आयरन बैक्टीरिया आयरन को फीड करेगा, सल्फर बैक्टीरिया सल्फर से एनर्जी डिराइव करेगा। और ऑर्गेनिक वाले जो माइक्रोब्स हैं वो नॉर्मली ऑर्गेनिक, जैसे फीकल मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, उससे अपना एनर्जी डिराइव करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स डिफरेंट चीजों से अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। यू मे वंडर you may wonder at several questions raised above. They may seem very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. ये बहुत important line है, ठीक है। But in reality, the process of breathing is very much connected to the process of energy of release from the food. Let us try and understand how this happens, ठीक है। All the energy for the life process is obtained by the oxidation of some macromolecules, जिसको क्या कहते हैं हम, food। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा, उसी से हमारे पास सारी एनर्जी आएगी। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया यही अपना अपना फूड बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। They trap the light energy and convert it into the chemical energy that is stored in the bonds of the carbohydrates like glucose, sugar and starch। तो प्लांट जो है, प्लांट जो सन से एनर्जी ले लिया, उसे फोटोसिंथेसिस कर लिया, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी लाइट एनर्जी आया, उससे कुछ किया, उसको स्टोर किस पे फॉर्म में करेगा, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड में भी एनर्जी होता है। इसलिए जब हम कोई चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं यानी कि बर्न करते हैं, जैसे कोई भी लकड़ी को जलाते हैं, उससे आग निकलती है, आग जलती है, उससे क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलता है, हीट और लाइट निकलता है, ठीक है। अब देखो, ये प्लांट जो है, प्लांट सन से एनर्जी लिया, फोटोसिंथेसिस किया, अपने अंदर स्टार्च बनाया, स्टार्च बनाया, कुछ कार्बन के अदर कंपाउंड जैसे सेलुलोज है, लिग्निन है। अब वुड बेसिकली सेलुलोज और लिग्निन का ही तो बना हुआ है। वुड बेसिकली सेलुलोज और लिग्निन का ही बना हुआ है। अब ये सेलुलोज और लिग्निन का जो वुड है वो कैसे बना, इसके अंदर सेलुलोज और लिग्निन कैसे है, सन की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनाया, ऐसे बना लिया। अब या तो इस वुड को हम डायरेक्ट जलाएंगे, आग जलाएंगे तो हीट और लाइट मिलेगा, या फिर ये डिके हो जाएगा, जमीन में दब के कोयला बन जाएगा, कोल से पेट्रोलियम बन जाएगा। तो बेसिकली सारी एनर्जी जो है सन से आ रही है, प्लांट उनको क्या कर रहे हैं, ट्रैप करके डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं। अब जब प्लांट खुद के लिए यूज करना होता है तो वो क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में अपने अंदर जो है उस एनर्जी को स्टार्च के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में रखते हैं। जब उसे स्टार्च का ऑक्सीडेशन होता है तो स्टार्च क्या करता है, ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाता है, स्टार्च जो है ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। चार्ज ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। वो ग्लूकोज क्या होता है, वो ग्लूकोज के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है वो धीरे धीरे टूटते रहते हैं, CO2 में कन्वर्ट होते रहते हैं, और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम लोग वुड को बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। नेक्स्ट, we must remember that in green plants too, not all cells, tissue, and organs photosynthesize. Only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. Hence, even in green plants, all other organs, tissues, and cells that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be transported to all the non-green plants. अब देखो, अब प्लांट जो है खुद का खाना बना रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, क्या है कैच है, कि प्लांट का जो इतना मोटा तना है, अब इस मोटा तना का यहाँ पे जो बीच में एक सेल है, इसके पास सनलाइट ही नहीं आ रही है, उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर भी नहीं आ रहा होगा, जिससे कि ये CO2 नहीं आ रहा होगा, जिससे फोटोसिंथेसाइज करे। उसके लिए क्या होता है, जो इसके ग्रीन पार्ट्स हैं, जो इसके लीव्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये फूड बना के और अपने जाइलम फ्लोएम जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से उस स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करेंगे डिफरेंट पार्ट पे। अब इस पार्ट पे ये जाएगा स्टार्च, यहाँ पे जब ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अब इस ग्लूकोज का बॉन्ड तोड़ ऑक्सीडेशन होगा, इससे एनर्जी निकलेगी, जिससे अपना सेल जो है नॉर्मल प्रोसेस करेगा, जिससे सेल का डिवाइड करने का प्रोसेस है, रिपेयर करने का प्रोसेस, सारी चीजें करेगा। तो ये लाइन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इवन इन द ग्रीन प्लांट्स Even in the green plants, all other organisms, tissues, and cells that are non-green need food for oxidation. ठीक है, hence food has to be transported to all non-green plants. देखो, समझ गए। अब क्या है,
ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे शेर है, शेर वो प्लांट को तो कभी नहीं खाता शेर, लेकिन उसके पास एनर्जी अल्टीमेटली प्लांट से आती है कि प्लांट कोई खरगोश खा गया, उस खरगोश के पास प्लांट की एनर्जी आ गई, अब उस खरगोश को शेर खा गया, तो बेसिकली से फूड चेन चलती है। सैप्रोफाइट्स लाइक फंगी आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, ये पता है कि सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, उनमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके बेसिकली जहाँ भी एनर्जी है, कोई भी चीज का ऑक्सीडेशन करके हम एनर्जी प्राप्त करेंगे। ये तो ऑर्गेनिक चीजों का कर रहे हैं सारी। जैसे आयरन और सल्फर बैक्टीरिया, वो आयरन और सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। ठीक, why is it important to recognize that ultimately all the food that is required for life purposes comes from photosynthesis? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Ultimately, all the food that is required for life process comes from the photosynthesis. This chapter deals with the cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy to synthesize ATP. इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दिस एनर्जी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो सबसे पहले तुम जो खाना खाए, सबसे पहले तुम बहुत बड़ा अमरूद खाए, तो ये अमरूद के अंदर मान लो जो स्टार्च था, तो ये अमरूद कैसे छोटा छोटा टूटा, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे, इस सेल के अंदर जब इस अमरूद का ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया होगा, बेसिकली इसके अंदर का स्टार्च टूटा होगा इंटेस्टाइन में और ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर गया होगा ग्लूट रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है, ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू, ग्लूट वन ग्लूट टू बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसका सेल के अंदर जो है वो कैसे गया, ठीक है, इसका ग्लूकोज का बेसिकली सेल के अंदर कैसे ब्रेक डाउन हुआ, इसके 6 कार्बन अलग हुए और फिर उससे एनर्जी जो निकली, उससे कैसे एटीपी का सिंथेसिस हुआ, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लास्ट हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा था, वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या है कि जो जो प्लांट में, प्लांट की बात होगी, चैप्टर प्लांट पे बेस्ड है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन जो मॉलिक्यूल बनते हैं जिससे कि हाई एनर्जी कंपाउंड बनते हैं, एटीपी बनती है फूड को ब्रेक करके, वहाँ कहाँ पे बनती है, या तो साइटोप्लाज्म में बनेगी। साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, जिन जो कि बेसिकली यूकारियोटिक है, जिनमें मेम्ब्रेन मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, क्रेब साइकिल चलेगी। ठीक है, ये सब चीजें होंगी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब photosynthesis of course takes place within the chloroplast। ठीक है, where the complex molecules कहाँ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। The breaking of carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy। इसको क्या कहते हैं, respiration। तो अगर तुम्हारे बोर्ड्स हैं, ये वाला डेफिनेशन भी रख लो। The breaking of CC bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy is called respiration। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या होता है, थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के थ्रू नहीं, ऑक्सीडेशन के थ्रू, विद इन द सेल्स, सेल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं कि इतना कम एनर्जी निकले कि उससे एक एटीपी बन ही ना पाए, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलना चाहिए जिसकी कम से कम एटलीस्ट एक एटीपी तो बन जाए। ठीक, उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखो, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड द प्रोसेस आर नोन एज रिस्पायरेटरी सब्स्टिट्यूट्स। Usually, carbohydrates are oxidized to release energy, but protein, fat, and even organic acid can be used as respiratory substrates in some plants under certain conditions। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मेनली प्लांट्स के अंदर मेन फूड क्या है, एनिमल है तो हम प्रोटीन खा के ऑक्सीडेशन कर लेते हैं अपने, वो अलग बात है। प्लांट्स के अंदर मेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन नहीं, मेन कार्ब्स का हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के अंदर मेनली। जो भी एनर्जी डिराइव होता है सेल के अंदर यूज के लिए, वो कार्ब से डिराइव होता है, बेसिकली स्टार्च। ठीक है, बेसिकली स्टार्च। ठीक, अब कुछ प्लांट्स में वही प्रोटीन फैट ये सब होता है, प्रोटीन फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो मिलेगा ऑर्गेनिक एसिड नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। ठीक, अब देखो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल, all the energy contained
in its respiratory substance is not released free into the cell or in a single step. It is released in a series of slow, क्या क्या है, पहला स्लो है, स्टेप वाइज रिएक्शन है, तो तीसरा कंट्रोल बाय एंजाइम है। जो रिस्पायरेशन का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी रिएक्शन होते हैं, क्या होता है, एक स्लो होते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जैसे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, नहीं तो क्या होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर कंबशन में बेसिकली क्या होता है कि एक साथ एनर्जी रिलीज होता है ज्यादा, इसलिए आग जलता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होना चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज होना चाहिए, और स्टेप वाइज स्टेप रिलीज होना चाहिए, नहीं कि उसके अंदर जितना एनर्जी एक बार में रिलीज कर दो, ठीक। और उसके साथ स्लो क्यों होना चाहिए, क्योंकि इतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम रहना चाहिए कि एटीपी सिंथेसिस, उससे एटीपी का सिंथेसिस कर लिया, नहीं कि एनर्जी प्रोडक्शन हुआ गायब हो गया, ठीक। Hence, it is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not used directly, but is used to synthesize ATP। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको एनर्जी मिलता है वो डायरेक्टली जो है ना ऑक्सीडेशन से उससे वो नहीं होता है। डायरेक्टली उसका मतलब ये नहीं है कि सेल को रिप्रोडक्शन करना है, एनर्जी चाहिए तो उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले लो, नहीं। और क्या बताया था हम पहले, पैसा मिलता है, उसके बाद पैसा से हम लोग चीजें खरीदते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए सारा चीज का यूज होगा, ठीक। अब एटीपी को क्या किया, फिर हम पैसा को खर्च करेंगे इसी तरह से। एटीपी एटीपी इज ब्रोकन डाउन energy whenever and wherever energy needs to be utilized. Hence, ATP acts as energy currency of the cell. ATP acts as energy currency of the cell. अब energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes and of the organisms. And the carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for the biosynthesis of other molecules। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, ठीक है। सबसे पहले एटीपी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस के लिए एटीपी का यूज करते हैं। और जो भी चीज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मान लो ग्लूकोज का कर रहे हैं, तो इसका जो कार्बन स्केलेटन बच जाएगा, कार्बन स्केलेटन बच जाएगा, उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, उस कार्बन स्केलेटन का, उस कार्बन स्केलेटन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, बेसिकली रिसाइकल करेंगे, ठीक है। हमारा बॉडी सस्टेनेबल है, वो रिसाइकल करता है, और हमें भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू प्लांट्स ब्रीथ? वेल, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्लांट से तो अगर ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते होंगे, लेकिन हम सुने हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, ये कैसे होता है। तो बेसिकली प्लांट्स जो है ना, उनका एक पार्ट है जो ऑक्सीजन लेता है हमेशा, हम लोग की तरह, नॉर्मल लिविंग थिंग्स की तरह ऑक्सीजन लेता है, अपना काम करता है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है, जैसे बेसिकली लीफ नहीं, एक दूसरा पार्ट है जो कि वाटर के स्प्लिटिंग से, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, ठीक। Yes, plants require O2 for respiration of to occur, and they also give out CO2. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of O2. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticles for this purpose. There are several reasons why plants can get along without respiratory organs, ठीक है। There are several reasons, देखो प्लांट्स के पास लंग्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, और जो बाकी ऑर्गेनिम्स गिल्स नहीं है किसी की तरह, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रिस्पायरेशन करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, और उनका ब्रीदिंग होता है, और कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। पहला पहला फर्स्ट, ईच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस नीड्स, ठीक है, हर पार्ट ऑफ द प्लांट है अपना गैस एक्सचेंज नीड का ध्यान रखता है। लीफ को अपना जब सही ना ऑक्सीजन, जरूरी नहीं है कि वो एटमोस्फेयर से ही ले, उसके अंदर जो वाटर स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बन रहा है, जो कि हवा में रिलीज करेगा, वो तो क्या करेगा, वो रिलीज करने से पहले उसको अगर खुद जरूरत है ना, तो वहीं पे वहीं खुद से यूज कर लेगा उसको, ठीक है, समझे। नेक्स्ट, सेकंड्स, plants do not represent great demands for gases। और ये भी है कि there is a very little transfer of gas from one plant to another। मतलब जहाँ पे उनके पास जो अगर स्टेम है, स्टेम तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है O2, लेकिन स्टेम के पास भी क्या है कि प्लांट्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होते हैं, और जो सेल बहुत ज्यादा अंदर होते हैं ना, वो परमानेंट सेल होकर वो डाई कर गए होते हैं, ठीक है। जब पढ़ना एनाटॉमी ऑफ कार्बन कंसेप्ट तो पता चलेगा कि प्लांट के बीच में जो सेल्स हैं, उनमें लिग्निन का डिपोजिट हो जाता है, और प्लांट्स डेड हो जाते हैं, स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं, ठीक है। और जो पैरेंकाइमा और पेरेंकाइमा जो होता है ना, वो प्लांट के पेरिफेरल पार्ट में, जैसे मान लो ये प्लांट का एक गर्थ है, तो इधर वाले पार्ट में होगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे, धीरे धीरे हवा ये इनके पास आ जाएगा, ये अपने हवा का व्यवस्था खुद करते हैं, ठीक है, सारा पार्ट, ठीक।
इसलिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने का बहुत कम संभावना है। ये नहीं होता कि लीफ लेगा सारा हवा स्टोमेटा के थ्रू और पूरे पार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक। नेक्स्ट, प्लांट्स डू नॉट रिप्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस। क्यों? क्योंकि प्लांट को चलना फिरना कूदना नाचना गाना नहीं होता है, सिर्फ खड़ा है, स्टैंडिंग है, तो उसको उतना फालतू कामों के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। उसका एनर्जी का काम है उसका बस ग्रो करना, फूड प्रोड्यूस करना और रिप्रोडक्शन करना। Roots, stems, and leaves respire at rates far lower than animals do. Only during photosynthesis are large volumes of gases exchanged, and we each leaf is well adapted to take care of its own needs. ठीक है, समझे? तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो उसके लिए मतलब हमारे तरह 16 बार मिनट में सांस नहीं लेते, उसके लिए उसको कम बार स्टोमेटा ओपन यूज करना पड़ता है। सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो कि दिन में होता है, सिर्फ रात में नहीं होता, सिर्फ दिन में होता है, उसी टाइम पे जो है ज्यादातर हवा का जो एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ हवा का जो प्लांट एक्सचेंज करेगा और उसके रिलीफ जो है वेल एडेप्टेड है, वो परफॉर्म कर सकता है इसको। ठीक। When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem to the cells since O2 is released in the cells. अब देखो यही बात है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है दिन के टाइम में, तो O2 का अवेलेबिलिटी कोई बड़ा बात नहीं है, कि खुद ही वहाँ पे लीव्स जो है फोटोसिंथेसाइज करके अपने पास O2 प्रोड्यूस कर ले रही है, उसी को यूज कर लेंगे, पहले यूज करेंगे तब बाहर छोड़ेंगे। तीसरा बात, थर्ड पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स नॉट गिवन। ठीक है। क्यों? अब देखो हमारा नाक से पैर तक तुमको लगेगा कि अरे यार पेट से तो हम ज्यादा ही डिस्टेंस है, लेकिन हमारे अंदर क्या ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स का इतना लंबा चेन है, इतना लंबा चेन है, तो वो भी डिस्टेंस हमारे नाक से पैर तक जो है सिर्फ 6 फीट के अंदर रह जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जबकि प्लांट्स में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है, उसी के बीच से अगर करना भी होगा तो कर लेंगे। प्लांट का एक गर्थ है, मान लो यहाँ तक का ही सेल तो अलाइव है, यहाँ तक का सेल अलाइव, यहाँ पे साइड से आ जाएगा लेंटिसल्स। ठीक। इसको Each living cell in the plant is located quite close to, ये भी चीज हम बार बार बता रहे थे कि सरफेस के पास वाला सेल लिविंग होता है, अंदर वाला सेल डेड होता है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। लीव्स के भी अंदर वाला सेल क्या होता है? ड्राई होता है। बट व्हाट अबाउट थिक बॉडी स्टेम्स एंड रूट्स? अब तुम बोलोगे कि हाँ, कि जो रूट्स लीफ में तो आ जाता है, लेकिन रूट स्टेम और इस बाकी जगहों पे कहाँ आता है, कैसे आता है? In stems, the living cells are organized in thin layers beneath the bark. They also have openings जैसे कि lenticels। यही चीज हम 3-4 बार अभी जस्ट बता चुके हैं कि वहाँ पे lenticels होते हैं और living cells close to the surface होते हैं। The cells in the interior are dead and provide only mechanical support। ठीक है। Thus most cells of the plant have least part of their surface in contact with। ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल जो है जीवित, जो लिविंग सेल, सेल मतलब लिविंग सेल, ठीक है, उसका एटलीस्ट एक पार्ट जो है कॉन्टैक्ट विद एयर रहता है। ठीक। दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ द पैरेन्काइमा। यही बता रहे थे कि पैरेन्काइमा में लूज पैकिंग होता है, जिसके कारण इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू हवा पास कर सकता है। ठीक। which provide an interconnected network of air spaces. The complete combustion of glucose, which provides CO2 and H2O as the end products, yield energy, most of which is given out as heat। ठीक है। मोस्ट ऑफ इट क्या है? प्लांट लाइट तो प्रोड्यूस करता नहीं है, तो कोई भी एनर्जी जो प्लांट को प्रोड्यूस होता है हीट के फॉर्म में आता है। ठीक। नेक्स्ट, if this energy is useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that cell requires। ठीक है। उस एनर्जी का क्या करेगा? जो एनर्जी यूज होगा उसका यूज करके सेल क्या करेगा? दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका सेल को जरूरत है। द स्ट्रेटजी दैट प्लांट सेल यूजेस टू कैटाबोलाइज ग्लूकोज molecules in such a way that not all the liberated energy goes out as heat। ठीक है। सारा एनर्जी हीट की जाके वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार में कर दिया ना तो हो जाएगा, प्लांट के बाद में कैपेसिटी नहीं है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक बार में कन्वर्ट करके यूजफुल सब्सटेंस बना ले। The key is to oxidize glucose in not one step, but in a small step, enabling some step just large enough so that energy reach can be coupled to ATP। सारा स्टेप से एटीपी नहीं बनता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, जिनमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रिलीज हो पाता है जितना कि एक एटीपी में चाहिए। और कुछ स्टेप्स जो है वो जस्ट इतने लार्ज होते हैं कि हाँ उनसे एक एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। जिस स्टेप में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर उससे ज्यादा एनर्जी रहेगा, तो वहाँ पे एटीपी या फिर एनएडीएच कुछ भी बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब हम फोटोसिंथेसिस बना रहे थे ना, वहाँ पे एनएडीपीएच बन रहा था। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस चैप्टर था, वहाँ पे एनएडीपीएच बनना है। अब यहाँ पे रिस्पायरेशन में जब भी बनता है हमारे शरीर में क्या बनता है? एनएडीएच बनता है। देन क्या होता है कि जो भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है,
ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और हम लोग कार्बन इस रेट में रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और जो इसका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, उसके साथ ऑक्सीजन का मन करेगा, वाटर बन जाएगा और साथ ही साथ एनर्जी तो रिलीज होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट, the combustion reaction requires oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be available. कुछ cells ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। Can you think of such situations and organisms where the oxygen is not available? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक। तो हाँ, एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे नहीं होता, और अगर कुछ ऐसा सेल होगा तो वहाँ पे एनारोबिक एक रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, इसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन तो वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked atmosphere. There are sufficient reasons। ठीक है, वो evolution चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो साइंटिस्ट ने थ्योरी प्रपोज की उसके हिसाब से शुरुआती सेल जो एनारोबिक थे। ठीक है। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो सेवरल, कुछ को जानते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, कुछ ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो काम चला लेंगे बिना ऑक्सीजन के, उनको क्या कहा जाता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स। कुछ अदर है जिसमें रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनको एनारोबिक कंडीशन नहीं चाहिए, वो ऑक्सीजन के आते ही मर जाएंगे, ऑक्सीजन के लिए जहर है। ठीक है। इन एनी केस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्टेप होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का, बिना ऑक्सीजन के हेल्प के। बिना ऑक्सीजन के हेल्प के क्या क्या होता है, क्या होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, बिना ऑक्सीजन के हेल्प के होता है, और ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुविक एसिड, 6 कार्बन का 3 कार्बन का, यानी कि 2 पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से बनता है, एक प्रोसेस से जो कि 10 स्टेप का होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा तो CO2 प्लस H2O बन जाना चाहिए था, C6H12O6 को। ठीक है। तो ये जो है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये ग्लाइकोलिसिस ऐसा है जिसमें पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को, पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और 10 स्टेप में करते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, the term glycolysis has originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting। ठीक है। the scheme of the glycolysis by, कौन दिया था scheme of glycolysis, गुस्टाव एम्बडन, ऑट्टो मेयरहॉफ और जे परनास। ठीक है। अब देखो क्या, गुस्टाव एम्बडन, ऑट्टो मेयरहॉफ एंड जे परनास, तीनों के सरनेम का फर्स्ट लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, EMP। इसलिए ग्लाइकोसिस को क्या कहा जाता है, EMP पाथवे। In anaerobic organisms, it is the only process in the respiration। anaerobic organism जो थे, ठीक है, या तो फैकल्टेटिव है, जब वो फैकल्टेटिव इससे कर रहे हैं जिस समय पे, या फिर जो ऑब्लिगेट है उनमें हर समय पे क्या है कि इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, क्योंकि अगला जो भी प्रोसेस होता है, बी इट लिंक रिएक्शन या बी इट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि, या फिर बी इट क्रेब्स साइकिल, सॉरी लिंक रिएक्शन नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल एंड ATS, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें ये दोनों स्टेप होगा ही नहीं एनारोब्स में। ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, दिस इज द ओनली प्रोसेस, सिर्फ यही प्रोसेस के थ्रू इसमें रिस्पायरेशन हो जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे ऑक्कर होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग सेल्स में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिविंग सेल्स में। In this process, the glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid। In plants, this glucose is derived to form sucrose। प्लांट क्या करते हैं कि पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है। अब वो प्लांट्स जो वो पायरुविक एसिड बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज प्लांट्स में कहाँ से आता है, सुक्रोज से। ठीक है, सुक्रोज से, चीनी से, which is the end product of photosynthesis or from the storage carbohydrate। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो प्लांट जो है ना, इनिशियली जैसे प्लांट को ऐसे दो टाइप का होता है कि मान लो कोई प्लांट है, उसको पता है कि सर्दी के टाइम पे उतना खाना नहीं बना पाएंगे, तो दो टाइप से फूड रखेगा वो। एक करंट वाला फूड रखेगा, आज बनाया आज खाए, वो कौन सा फूड का फॉर्म होगा, सुक्रोज के फॉर्म में रखेगा। और एक स्टोरेज के फॉर्म में रखेगा कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे बाद के लिए, वर्स कंडीशन के लिए, तो वो कौन सा फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। ये जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा है वो क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च और सुक्रोज। ठीक है। नेक्स्ट चीज,
सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम होती है, वो कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सुक्रोज से बन जाती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाते हैं। ठीक, देन क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं। This phosphorylated form of glucose then isomerizes to form a product of fructose 6 phosphate। पहले क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में फास्फोरस जोड़ देते हैं, फास्फोराइलेशन मतलब फास्फोरस जोड़ना, क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होता है? इसमें कुछ होता है, इसमें कोई चीज होता है, कोई एंजाइम एक्ट करता है, इसको क्या बनाता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सेम। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इससे बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अगर हमारे पास ये सुक्रोज से क्या बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अगर फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करोगे, फ्रुक्टोज को करोगे, तो उससे डायरेक्ट ये बनेगा, एक फॉस्फेट दोगे, एक ये बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6। अब नेक्स्ट स्टेप्स जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इस फिगर में दिया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस ए चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। कितना रिएक्शन? 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce pyruvate from glucose. While studying these steps of glycolysis, please note the steps जिसमें यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, या फिर यूटिलाइजेशन हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन हो रहा है, या एनएडीएच का प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, अब देखो क्या बोल रही है कि एटीपी दो जगह पे यूज होता है। एटीपी यूटिलाइज टू प्लेस। पहला कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और दूसरा कन्वर्सन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट। दो जगह पे एटीपी का यूज होगा, दो जगह पे क्या होगा? एटीपी का यूज होगा, जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, यानी इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या हुआ? एटीपी का यूज हुआ। अब देखो, फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट से क्या हुआ? यहाँ पे दो चीज बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, और ये भी बनता है, दोनों बनता है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप जहाँ पे NADH प्लस H प्लस फॉर्म होता है। वो कौन सा स्टेप है? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है हमारा? दो दो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। जब बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है, तब उस स्टेप पे NADH प्लस H प्लस का प्रोडक्शन होता है। ये सब स्टेप्स याद रखना। ठीक, two redox equivalents are removed in the form of two hydrogen atoms from phosphoglyceraldehyde and transferred to a molecule of NADH। तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कहा जाता है। इससे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल के NAD प्लस को दे देंगे, तो NADH प्लस H प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब PgAl is oxidized to inorganic phosphate and then convert to biphosphoglyceric acid। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिए एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड था CHO, इससे हाइड्रोजन निकाल दिए, दो थी ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ जाएगा, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, the conversion of BPGA to 3 phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। ठीक है, नेक्स्ट the energy trapped by the formation of ATP, the conversion of BPGA to 3 phosphoglyceric acid। देखो अब यहाँ पे क्या है कि BPGA से जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, BPGA यहाँ पे दो 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वहां से क्या बनेगा? एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फोरस हट जाएगा, तो उस प्रोसेस में भी एटीपी, यहाँ का जो फॉस्फोरस हटा है वो किसमें? एडीपी से जुड़ के एटीपी बना लिया है। यहाँ से एक फॉस्फोरस हटा ना, बाइफॉस्फो है ना 1 और 3 पोजीशन पे, ये से जो 1 वाला हट गया, वही यहाँ पे एटीपी में टैप हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? एक और एटीपी कब बनेगा? जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनेगा, जब फॉस्फोरस इसका हट जाएगा। ठीक, तब can you calculate how many ATP molecules are directly synthesized in pathway from glucose? डायरेक्टली कितना एटीपी सिंथेसिस हुआ? डायरेक्टली तो दो यहाँ पे हुआ, दो यहाँ पे, 4 मॉलिक्यूल्स। Pyruvic acid is the key product of the glycolysis. What is the metabolic fate of the pyruvate? This depends on the cellular need। अब देखो ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास पायरुविक एसिड आ गया, पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट बोला जाता है। सेम है दोनों, पायरुवेट बराबर पायरुविक एसिड। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा? आगे क्या बनेगा डिपेंड करेगा सेलुलर नीड पे। ठीक है, 3 मेजर पाथवे जिसमें जा सकता है।
पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तीसरा क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तीन है। इस अगर इस पास में जाएगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जैसे कि हमारे मसल्स में जब थकान के टाइम पे हो जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जैसे अल्कोहल के लिए इथेनॉल बैक्टीरिया होता है, इसमें इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होगा, इस CO2 प्लस H2 बनेगा जब एरोबिक होगा तो, ठीक है। fermentation takes place under fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। किस किस में होता है, प्रोकारियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकारियोट्स में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। For the complete oxidation of glucose to CO2 and H2, how organisms adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration। Krebs cycle को ही aerobic respiration कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। This requires O2 supply, ठीक है। अब देखो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किस किस में पढ़े थे, होगा या तो उसमें होगा किसमें, जिसमें कोई प्रोकैरियोट हो या फिर कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट जो है, यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, उसमें होगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशंस बाय सेट ऑफ रिएक्शंस, जहां पे पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है यहाँ पे, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। नेक्स्ट, इस यहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज दीज रिएक्शन। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पे दो एंजाइम लगेंगे, यहाँ पे दो एंजाइम लगेंगे। अब यहाँ पे एक ही एंजाइम लगेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाता है। The steps involved in showing इतना फिगर इन एनिमल सेल्स लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जहाँ पे ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होता है, ऑक्सीजन इनएडिक्वेट है तो क्या करेगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लेगा, वहां पे भी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H प्लस विच इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो NADH है वो यूज, जहाँ पे एनर्जी, इस दोनों प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है, प्रोसेस में भी एनर्जी यूज हो रही है, इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, क्यों, क्योंकि वहां पे जो एक NADH वो लोग प्रोड्यूस किया था, वो NADH तो यहाँ पे यूज ही हो गया। एक पायरुवेट बनाने के लिए एक NADH जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का पहले, अभी ग्लाइकोलिसिस पहले देखेंगे स्टेप्स, हम बताना भूल गए तो उसको देखते हैं, ठीक। तो वो जो है NADH तो वेस्ट हो गया, तो सिर्फ ATP बचा, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस, आइदर एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। व्हाट इज द नेट ATP सिंथेसाइज्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज fermented in अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे होता है कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP होता है, ठीक। जो ऊपर 8 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था और वहां से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है। When one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches 13%। अब बता रहा है ना कि अल्कोहल हैजार्डस है बॉडी के लिए, तो जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% पहुंच जाता है तो क्या होता है, तो क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बोलेगा, जब लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, तो इसलिए 13% कंसंट्रेशन होता है तो यीस्ट मर जाता है, ठीक है। अपने खुद के बनाए हुए ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के कारण। व्हाट वुड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन अल्कोहल बेवरेज दैट वन नेचुरली फर्मेंटेड, ठीक है। व्हाट देन वुड बी, जब नेचुरली फर्मेंटेड रहेगा उसमें क्या रहेगा, 13% ही मैक्सिमम रह सकता है। लेकिन जब विस्की में सब में 40% रहता है, कैसे होता है, उसको डिस्टिल किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्टिल्ड किया जाता है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उसका पानी उड़ा उड़ा के उसको कंसंट्रेटेड बनाया जाता है। What is the process by which organisms can carry out complete oxidation? अब complete oxidation क्या होगा, जिससे large number of ATP मिले, ठीक है। इस प्रोसेस को यूकैरियोट में होता है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ कहाँ होता है, यूकैरियोट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसको ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है।
अब एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज CO2 वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा कि CO2 और H2O में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो भी कार्बन कंपाउंड रहेगा, और साथ ही साथ इससे वाटर का प्रोडक्शन हुआ, CO2 का प्रोडक्शन तो हुआ, साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स देखेंगे। 10 स्टेप में होता है। पहला स्टेप देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट, यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, आइसोमरेज। आइसोमरेज यहाँ पे, ये थर्ड स्टेप है, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ की जो रिएक्शन का रेट सबसे स्लोएस्ट स्टेप यही होता है। इसी पे डिपेंड करता है कि कितना तेजी से कितना धीरे हमारा रिस्पायरेशन हो रहा है। तो इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज। ठीक, और चौथा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ट्राइज 3 फॉस्फेट, इसमें क्या बनेगा, इस यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है, एल्डोलेज। यहाँ पे फिर से आइसोमरेज आएगा। अब देखो, ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट से 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे देखो H प्लस NADH प्लस H प्लस बन रहा है NAD से, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का एटम निकल जा रहा है। यहाँ कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज। अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फिर 1,3-BPG जो बन जा रहा है उससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, और एक इसका फॉस्फोरस निकल जा रहा है और उससे ATP बन जा रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांस फॉस्फोराइलेज। ट्रांस क्यों, क्योंकि 3 PGS का जो एक 1 वाला है वो चला जा रहा है, ट्रांस फॉस्फोराइलेज। अब देखो, अब क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, म्यूटेज। नेक्स्ट, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, फॉस्फोनिल पाइरुवेट। यहाँ पे इनॉल बन रहा है ना, इनॉल, इनॉल बन रहा है, तो कौन सा एंजाइम होगा, इनॉलेज। इनॉल बन रहा है वाटर निकल के फॉस्फोनिल पाइरुवेट से। अब फॉस्फोनिल पाइरुवेट क्या करेगा, इसे बन जाएगा पाइरुविक एसिड। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, पाइरुविक एसिड काइनेज। ठीक, ये 10 स्टेप का रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट। सबसे पहले ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता था, वहां पे पाइरुवेट था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइरुवेट को ट्रांसफर करेंगे साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, द क्रूशियल इवेंट्स इन द एरोबिक रिस्पायरेशन आर the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all hydrogen atoms leaving the 3 molecules of CO2। यानी कि जो पाइरुवेट में H है सबको हटा के सिर्फ CO2 बचना चाहिए। नेक्स्ट, passing on the electrons removed as a part of hydrogen atoms to the molecule to the simultaneously synthesis of ATP। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम का रिमूव किए हैं उसके साथ जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव किए हैं, अब उस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, साथ ही साथ एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। तो इस 2 पार्ट में हो रहा है ये रिएक्शन। What is interesting to note that the first process takes place in the matrix of the mitochondria, while the second process is located in the inner membrane of the mitochondria। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस जो है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट हो रहा है, जो क्रेब्स साइकिल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रेब्स साइकिल का। और दूसरा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वही हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हो रहा है। दूसरा प्रोसेस कहाँ होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन। Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters the mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation। कौन सा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है और साथ ही साथ प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है,
पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से क्या होता है, पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है और एक इसका कार्बन निकल जाता है, एक कार्बन निकल गया, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स जैसे कि NAD कोएंजाइम है, TPP, लाइपोइक एसिड और Mg2+। ठीक है, ये चीज और साथ ही साथ ये दोनों NAD+ और कोएंजाइम है, ये 5 चीजें जरूरत होती है, इसमें 5 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced। इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 molecules of NADH प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 molecules of pyruvic acid। अब एक ग्लूकोज था हमारे पास, एक ग्लूकोज था, उससे क्या बना, 2 पायरुविक एसिड बना और हर पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड से क्या बना हमारे पास, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में और एक पायरुविक एसिड से एक बनेगा और इन दो से अगर बन रहा है तो यहाँ पे 2 NADH प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक से एक कार्बन डाइऑक्साइड हटने से एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, समझ गए इस बात को। एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स द नेक्स्ट साइक्लिक पाथवे, जो सेकंड वाला स्टेप था ये। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका कार्बन धीरे धीरे रिमूव करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको अगले प्रोसेस में देखेंगे क्या होता है उसके साथ। अब देखो TCA साइकिल, the TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। ठीक है, अब TCA साइकिल के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होता है। इसका सबसे पहले न्यूमोनिक याद कर लो, न्यूमोनिक याद कर लो, न्यूमोनिक याद कर लो। ठीक है, देखो, ओ कैन आई कीप सम स्ट्रॉबेरीज फॉर मी। वो से क्या होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, कैन से क्या होगा, उससे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। आई से क्या होगा, आइसोसिट्रिक एसिड। के से क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, के से अल्फा कीटो ग्लूटारेट। एस से क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम। फिर नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी के एस से क्या होगा, सक्सिनेट। एफ से क्या होगा, फ्यूमारेट और नी से क्या होगा, मैलेट। पहले ये याद होना चाहिए निमोनिक। नेक्स्ट, पहला स्टेप में क्या होता है कि देखो, इसका सबसे पहले इसको हम समझा दें वैसे, इसके पास 3 कार्बन था, इसका एक कार्बन निकल गया, यहाँ पे 2 कार्बन बचा। अब ये 2 कार्बन जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन के साथ कंपाउंड करके 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन गया। अब इस सिट्रिक एसिड से क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होकर आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, जो कि इसमें बीच में नहीं दिया एनसीईआरटी, आइसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट से क्या होता है कि वो भी 6 कार्बन का है, उससे एक कार्बन यहाँ पे निकल गया, एक कार्बन निकल गया तो कितना कार्बन का मॉलिक्यूल बचा, 5 कार्बन का। अब जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब क्या होगा कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फिर से एक कार्बन निकल जाएगा और क्या बचेगा, सक्सिनिक एसिड, जिसमें कि 4 कार्बन है। ठीक है, अब ये CO2 निकला, अब सक्सिनिक एसिड बना। अब यहाँ पे बीच में एक स्टेप और एक आ गया है, यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बनने से पहले क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अब जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो उस प्रोसेस में एक GTP रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, एक GTP। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड बनेगा वहां पे क्या रिलीज होगा, GTP। अब सक्सिनिक एसिड से क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी एक स्टेप खा गया है, सक्सिनिक एसिड से पहले बनेगा फ्यूमैरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से पहले क्या बनेगा, फ्यूमैरिक एसिड। FADH बन रहा है ना, एफ है, एफ से क्या बने, एफ, यहाँ पे वाली फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड के बनते के साथ FADH बन गया। अब फ्यूमेरिक एसिड आइसोमराइज हो जाएगा मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड से क्या हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बेसिकली यही है। ठीक, सबसे पहले क्या होगा कि ज्वाइन करके सिट्रिक एसिड बन गया, उसके बाद क्या होगा, 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोनेशन, इसमें से 2 कार्बन निकल जाएगा, 6 कार्बन था तो 2 कार्बन निकल जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में
अब सक्सिनल कोएंजाइम के बाद क्या होगा, सक्सिनल कोएंजाइम जो होगा धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले सक्सिनिक में, फिर फ्यूमेरिक में, फिर मैलिक में, फिर ऑक्जेलोएसिटिक में, वही हो गया। अब जब रीस्टोर हो गया तो फिर से नेक्स्ट 2 कार्बन जो आएंगे नेक्स्ट एस्टाइल कोएंजाइम में से, उसके साथ कंबाइन करके फिर से ऐसा क्यों चलेगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे क्या बन रहा है, एनर्जी यील्डिंग करेंसीज, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डू द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, जहाँ पे सक्सिनिक कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड होगा, जो कि यहाँ पे वाला प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम होगा, उससे सक्सिनिक एसिड बनेगा। ठीक, वहाँ पे क्या होता है, जीटीपी का सिंथेसिस होता है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब डायरेक्ट प्रोसेस होते रहे उसके साथ एटीपी या जीटीपी बन जाए, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जहाँ पे कोई चीज का ऑक्सीडेशन होगा तब एटीपी बनेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन ए कपल्ड रिएक्शन, यहाँ पे जब जीटीपी बनती है ना, साथ ही एक और रिएक्शन होता है जहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन होगा कि ये जीटीपी फिर से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक एडीपी आके इसका फॉस्फेट ले लेगा और एटीपी बना लेगा। ठीक, तो in a coupled reaction, the GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also, there are 3 points जहाँ पे NADH बनता है, 3 पॉइंट जहाँ पे NADH बनता है। कौन कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट तो वहां जहाँ पे CO2 रिलीज होता है, 2 पॉइंट वहां जहाँ 2 CO2 रिलीज हुआ है। एक तो सिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटारिक यानी 6 कार्बन से 5 कार्बन हुआ तब। दूसरा, यहाँ पे जो सक्सिनिल कोएंजाइम में बना, सक्सिनिल कोएंजाइम में बना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो सक्सिनिल कोएंजाइम में बना वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे FADH2 बना, वो कौन सा पॉइंट है, जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बन रहा था, जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बन रहा जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बन रहा था। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन of acetyl coenzyme via TCA cycle requires the continued replacement of the oxaloacetic acid. ठीक है, in addition this also requires regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2। अब क्या होगा कि FADH और NAD plus जो अगर खत्म हो जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सब कैसे बनेगा, जो एनर्जी करेंसीज है। ठीक, वो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका भी रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए। अब ये सब कहाँ से आता है, बेसिकली ये सब ईटीएस से आता है। ये क्या होगा, ईटीएस में जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उससे एटीपी का प्रोडक्शन अंतोगत्वा करवा देगा, और ये एनएडीएच का जो है फिर से एनएडी प्लस कन्वर्ट होकर यहाँ पे वापस आ जाएगा, और वापस से एसिटिक एसिड साइकिल में भाग ले लेगा। अब जो ये इक्वेशन याद करना है, इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, याद करने आता है। तब बेसिकली जो क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन है वो ये है, पायरुविक एसिड है, उससे अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहीं पे लिंक रिएक्शन हुआ और फिर ये सब चीजें बन गई। ठीक, और इससे क्या होगा, तीनों CO2 बन गया, लेकिन अभी H2O नहीं बना हुआ। देखो CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनना चाहिए था, CO2 बन गया, अभी H2O नहीं बना, अभी H2O को आगे बनाना है, नेक्स्ट स्टेप है। We all have seen now that glucose had been broken down to release CO2 and 8 molecules of it. ये CO2 and 8 molecules of it कैसे, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना। ठीक है, अब देखो 2 पायरुविक एसिड, अब एक पायरुविक एसिड का बात करते हैं, एक से क्या बना, यहाँ पे एक रिएक्शन में, और 3 NADH यहाँ पे बना है क्रेब्स साइकिल में। तो एक पायरुविक एसिड से कितना NADH बना, 4 NADH बना। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, तो नेट कितना बना, 8 NADH बन गया, एक ग्लूकोज से 8 NADH बन गया। अब 2 FADH बन गया, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बना था ग्लूकोज से, 2 FADH बन गया, 2 FADH बन गया। ठीक है, besides just 2 molecules of ATP in the TCA cycle। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो GTP बन रहा है इसी से, तो यहाँ पे डायरेक्टली ATP बन रहा है, एक बार ये और एक बार फिर अगला पायरुवेट आएगा तब। ठीक है, सिर्फ 2 ATP बना है। ठीक है, you may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन का तो अभी तक रोल देखे नहीं, तो इसको एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो व्हाट इज द रोल ऑफ NADH। अब तो हम सुने थे कि सारा एनर्जी करेंसी ATP होता है, तो ये NADH का क्या काम है भाई, इसका क्या काम है, ये जो नया मॉलिक्यूल हम बना लिए हैं उसका यूज कैसे होगा। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ O2 इन रिस्पायरेशन एंड हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड। अब जानेंगे कि फाइनली ATP कैसे सिंथेसिस होती है। ठीक है,
देखो, the following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. Following steps देखते हैं. Recording in For progress. each ATP produce 4H plus. For each ATP produce 4H plus pass through F naught from the intermembrane space to the matrix. ठीक है, चलो अब क्या है, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. इसमें क्या करेंगे बात कि कितना कितना क्या क्या बना हमारे पास, कितना कितना क्या क्या बना हमारे पास. ठीक है, तो हम लोग करते हैं. It is possible to make calculation of the net gain of the ATP where every molecule is, यानी कि जितना ग्लूकोज हम खाए सबका तो करना मुश्किल है, लेकिन एक का तो हम लोग कर सकते हैं. रियलिटी और बाकी कुछ लॉसेज होते हैं, कुछ बाकी चीजें होती हैं, सारे चीज से ग्लूकोज ही नहीं मिलता है, प्रोटीन से कुछ और मिलेगा, तो ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन जस्ट थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के लिए एक बार हम अगर ग्लूकोज पूरा प्योर ऑक्सीडेशन जैसा कि अब तक हम लोग पढ़े हैं वैसा हो तब क्या बनेगा वो देख लेते हैं. देयर इज सीक्वेंसली ऑर्डरली फंक्शनिंग. 3 एजम्पशन मानने हैं तभी ये बात सही है. पहले ऑर्डरली फंक्शनिंग है, जिसमें सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर टीसीए साइकिल होगा, फिर ईटीएस होगा. तो एनएडीएच जो है सिंथेसाइज जो हुआ वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो गई. ये नहीं है कि एनएडीएच से कोई चीज निकाल के बना लो दूसरा प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज. अब जैसे कि क्या होता है कि पायरुवेट है, पायरुवेट से हम फैट भी बन सकता है, लेकिन नहीं, इसमें हम अज्यूम करें उस पायरुवेट से जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उससे फैट वेट नहीं बने, उससे बस CO2 रिलीज होकर एनर्जी ही बने और सिर्फ ग्लूकोज रिस्पायर हो रहा है, कोई प्रोटीन वोटीन नहीं कर रहे हैं. तब अगर ऐसा हो तब हम एक ग्लूकोज से उसका बना सकते हैं बैलेंस शीट. कैसे बनाएंगे हम बना के बता रहे हैं. अब देखो, ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से क्या मिला था हमको, 2 ATP यूज हो गया था. 2 ATP यूज हो गया था, एक फर्स्ट स्टेप में एक थर्ड स्टेप में. ठीक है, 2 ATP यूज हो गया था. कैसे यूज हुआ था बताता हूँ. देख, एक एटीपी ये यूज हुआ, एक एटीपी ये, 2 ATP यूज हो गया. फिर साथ में देखो, एक यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एक यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह. लेकिन एक ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है. देखो, ये 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन का है, यानी कि एक ग्लूकोज से ये वाला 2 मॉलिक्यूल बनेगा. तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक एटीपी की जगह पे 2 ATP हो गया और 2 ATP यानी कि 4 ATP बन रहा है. साथ ही साथ एक प्रोसेस है जिसपे NADH बन रहा है इस वाले प्रोसेस में. तो एक ग्लूकोज से 2 NADH भी बनेगा क्योंकि ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से बन रहा है. तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे ये कि 2 ATP यूज हो गया प्लस 4 ATP का प्रोडक्शन हुआ प्लस 2 NADH का प्रोडक्शन हुआ. अब देखो, 2 NADH का प्रोडक्शन हुआ. अब देखो, 2 NADH जो प्रोड्यूस हो गया, तो एक NADH 3 ATP बनाता है. अभी जस्ट हम पढ़े हैं ऊपर में ETS में. ETS में हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, जस्ट हम लोग कहीं भी पढ़े हैं. हाँ, यहाँ पे पढ़े हैं. पेन क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे 3 और FADH 2. तो चलो इसको लिख देते हैं, यानी कि 2 ATP यूज हो गया, 4 ATP बना प्लस 2 NADH यानी कि 6 ATP, यानी कि 6 ATP, यानी कि नेट गेन यहाँ पे कितना हो गया, नेट यहाँ पे 8 ATP प्रोडक्शन हो गया. अगला लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा था, पायरुविक एसिड से क्या बन रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम में, और साथ में एक बन रहा था, एक NADH बन रहा था. अब देखो, तो 3 कार्बन का है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनना होगा, यानी कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, यानी कि 2 बार NADH बनेगा, यानी 2 NADH लिंक रिएक्शन में. 2 NADH मतलब क्या हो गया, 6 ATP. ठीक है, यहाँ पे 8 ATP था, यहाँ पे 6 ATP हो गया. अब देखो, TCA साइकिल,
टीसीए साइकिल में क्या था, 3 स्टेप थे जहाँ पे एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि 3 स्टेप पे एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा था। अब हम बात कर रहे हैं इसका एसिटाइल कोएंजाइम में का, हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम में थे, एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में थे, हम एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। 3 बार एनएडीएच बना है, एक बार एफएडीएच2 बना है, और एक बार जीटीपी बना है, यानी जीटीपी फिर से वो एटीपी बन गया, ठीक। ये एक एफएडीएच2 बना है, यानी कि 2 एटीपी, और 3 एनएडीएच बना है, 3 एनएडीएच बना है, यानी कि 9 एटीपी, 9 एटीपी, 9 एटीपी बन रहा है। यानी कि एक जो साइकिल चलेगा उसमें 9 to 11 12 12 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 12 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन 12 एटीपी का प्रोडक्शन किससे हो रहा है, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से। अब एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, यानी कि 24 एटीपी, एक ग्लूकोज से 24 एटीपी बन गया। इधर इधर क्या था, इधर 6 एटीपी था, प्लस 6 एटीपी, प्लस ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी था, प्लस 8 एटीपी, यानी कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनेगा अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो, ठीक है। अब ये सब यहाँ फालतू बातें लिखी कि बाय दिस काइंड ऑफ assumption यू आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में सारा पाथवे साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करता है, एक के बाद एक नहीं होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है। हो सकता है कोई सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड बनने के बाद वो वाला पायरुविक एसिड प्रोटीन बनाने या फिर फैट बनाने चला जाए, ठीक है। एटीपी जो है यूटिलाइज किया जाता है, कुछ एटीपी लॉस हो जाता होगा, बाकी चीजें होती होंगी, एंजाइम का रेट जो होता है अलग अलग होता है। Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency, कि किस efficiency से काम हो रहा है। Hence, there can be net gain of 38 molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। ये चीज हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लिए। Next, now let us compare the fermentation and aerobic respiration। fermentation में क्या हो रहा था, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ, वहाँ के कारण 8 एटीपी का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन साथ में 3 एटीपी गए। 3 एटीपी कब गए, जब एक बार हमारा ग्लूकोज वो हो रहा है, तो वो बताते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी हमारा बन रहा है, वो तो क्लियर है तुम लोग को, अभी जस्ट करवाए हैं। अब देखो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जब फर्मेंटेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक एनएडीएच, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे एनएडीएच का यूज हो रहा है, यहाँ पे एनएडीएच का यूज हो रहा है, और वो पायरुविक एसिड से यूज हो रहा है, और एक ग्लूकोज से 2 इंटू पायरुविक एसिड बनेगा, 2 पायरुविक एसिड बना, यानी कि दो दो एनएडीएच का यूज हो गया दोनों में, एक ग्लूकोज को वो करने में, यानी कि 6 एटीपी का तो यूज हो गया इस लिंक मतलब फर्मेंटेशन रिएक्शन में। तो नेट क्या हो गया, 6 एटीपी यूज हो गया, 8 एटीपी बना था, नेट 2 एटीपी का गेन होगा, नेट 2 एटीपी का गेन होगा, बस यही है फर्मेंटेशन में, ठीक। फर्मेंटेशन जो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जिससे CO2 और H2O नहीं बन पाता है, बल्कि मिथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। In fermentation, there is net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose, whereas many more molecules of ATP generated under ADP। ठीक है। तीसरा, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very rigorous in case of aerobic respiration। ठीक है। Next, amphibolic pathway क्या है? Amphibolic pathway. The glucose is the favored substance for respiration. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration। ये in general statement है जो कि बॉडी में पाया जाता है। तो ग्लूकोज फेवर सब्सटेंस होता है, सब चीज को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं जब वो यूज होगा। अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो बी रिस्पायर्ड, ठीक है, बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यानी कि अगर हमको पायरुविक कोई चीज ऐसा खा लिए, कोई सा फ्रूट खा ली जिसमें पायरुविक एसिड है, उसका पायरुवेट का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होने लगा, उसमें ग्लाइकोलिसिस वाले का काम ही नहीं आएगा। ठीक है, फैट्स वुड बी नीडेड टू ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। पढ़े हैं ना हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेशन चैप्टर में कि फैट का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनता है। अगर फैटी एसिड का यूज होगा तो फैटी एसिड को पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर, बेसिकली क्या होता है, जो फैट होता है ना, फैट जो होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल बनता है। अब ग्लाइसरॉल तो जानते हो, ग्लाइसरॉल से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और फिर वो ग्लाइकोलिसिस करके बाकी चीजें करके उससे एनर्जी बनेगी। अब फैटी एसिड जो होती जाती है
वो क्या होता है, सी 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 लंबा सा, उसके लास्ट में सी ओ है, यही तो होता है फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसमें दो दो के ग्रुप में सी सी बॉन्ड लोग तोड़ते जाते हैं। इस दो दो का जो बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो ये दो दो टूट के क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में भी दो कार्बन है, पता है ना तुम लोग को। वही है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बीटा ऑक्सीडेशन में तोड़ तोड़ के बनाते जाते हैं। वो चीज बता रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। जब एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे जाता है, क्रेब साइकिल में जाता है, क्रेब साइकिल में जाके आगे का प्रोसेस का एनर्जी प्रोडक्शन का होगा। नेक्स्ट, अगर ग्लिसरॉल को आना रहेगा तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यही पीजीएल बन जाएगा। अगर प्रोटीन का यूज करना रहा तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा। अब अमाइनो एसिड जो है बन जाएगा, और वो अमाइनो एसिड का जो अमाइनो एसिड है वो तो बेसिकली क्या है कि एसिड ही है। अमाइनो एसिड का डी अमाइनेशन कर दोगे, अमाइनो एसिड में से अमाइनो को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ एसिड बना जाएगा। अब वो जो एसिड बन जाएगा, देखते थे क्रेब साइकिल में कितना सारा एसिड था, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इतना सारा एसिड है, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड का अमाइनो हटा दे, सिर्फ एसिड बच गया, तो जिस फॉर्म का एसिड है उस वाले एसिड की जगह पर बीच में क्रेब साइकिल में घुस के अपना पाथवे करेगा। या फिर कुछ जो है जैसे कि पायरुविक एसिड है, जिसे एलेनिन एक अमाइनो एसिड होती है, एलेनिन का डिमाइनेशन करोगे एलेनिन का, तो बन जाती है पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड बन के आ जाएगी, तो पूरा लिंक रिएक्शन भी करेगी और वो भी करेगी। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, सिंस respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has been traditionally considered catabolic process, ठीक। बट दिस अंडरस्टैंडिंग क्या करेक्ट है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देर आर सर्टेन पॉइंट्स एट विच द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट would enter if they were to be respired and used to derive energy, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए कि मतलब कोई अगर चीज बनाना रहेगा तो कोई चीज बीच में भी आ सकता है। नेक्स्ट, और कोई चीज अगर ले जाना रहेगा, मान लो कि हमको एलेनिन बनाना है, तो हम बीच से पायरुविक एसिड ले जाएंगे, उससे एलेनिन बना लेंगे अमाइनो एसिड, फिर उससे प्रोटीन बना लेंगे। तो इसके कारण क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज वेरी द कंपाउंड्स that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of substances, ठीक है। ठीक है, कि इट इज दीज वेरी कंपाउंड दैट वुड बी विथड्रॉन रेस्पिरेटरी पाथवे से, इसको निकाला भी जा सकता है। अब कुछ बनाना रहेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, कोई ऐसा अमाइनो एसिड बनाना रहेगा 4 कंपाउंड वाला, तो उसके लिए हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को क्रेब साइकिल से खींच लेंगे बीच से, और से वो अमाइनो एसिड बनवा लेंगे। हेंस fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A will be withdrawn from the respiratory pathway. समझ गए बात? नहीं, जब हमको फैटी एसिड को हमको ऑक्सीडाइज करना है, फैट का यूज करना है, तो क्या करेंगे, उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके फिर उससे बाकी आगे काम करेंगे और रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जब हमारे पास एडिक्वेट एनर्जी है, हमको फैट का सिंथेसिस करना है, तो उस रेस्पिरेटरी पाथवे से एसिटाइल कोएंजाइम को हम लोग खींच लेंगे और उससे फैटी एसिड बना लेंगे। ये बात कह रहा है ये। Hence, the respiratory pathway comes to a picture of both during breakdown और synthesis. ब्रेकडाउन के टाइम पे भी ये आ गया और सिंथेसिस के टाइम पे भी आ गया। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको कैटाबोलिज्म कहा जाता है, और सिंथेसिस को कहा जाता है एनाबोलिज्म। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एनाबोलिज्म ही होता है और कैटाबोलिज्म ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिज्म। एम्फी मतलब क्या होता है, दो, टू, एम्फी मतलब होता है टू, इसको क्या कहेंगे, एम्फीबोलिक पाथवे। ना तो कैटाबोलिक है ना तो मेटा एनाबोलिक है, दोनों को मिला के है एम्फीबोलिक है, ठीक है। अब देखो इस चार्ट में बताया कि कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आता है। जो फैट है, फैट का बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करेगा, या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट बनेगा, या फिर ग्लिसरॉल फॉस्फेट, एक ही बात है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक। फैट का ग्लिसरॉल पार्ट तो ये बना लिया। अब फैट का जो फैटी एसिड पार्ट है, फैट का जो फैटी एसिड पार्ट है वो क्या बना रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन से, बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम। अब एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है, आगे क्रेब साइकिल में चला जाएगा। सिमिलरली इससे अगर यूज करना रहेगा, फैटी एसिड को सिंथेसिस करना रहेगा, यहाँ से खींच कैसे बना सकते हैं, यहाँ से यूज करना रहेगा, यहाँ से खींच के, ये एरो की डायरेक्शन में दिया, लेकिन एरो दूसरे भी दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, इससे फिर ये भी बनाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आएगा कोई भी, तो सबसे पहले ग्लूकोज बनाएगा, या फिर फ्रुक्टोज रहेगा मान लो, तो फ्रुक्टोज से डायरेक्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा, फिर फ्रुक्टोज 1,6 ऐसे करके आएगा। फिर प्रोटीन रहेगा, तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग जगह पे आता है। कुछ प्रोटीन पायरुविक एसिड जैसे कि एलेनिन पायरुविक एसिड बन के आएगा,
कुछ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन के आएगा, कुछ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन के आएगा, ऐसे आता है। जैसे ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है अमीनो एसिड, इससे NH2 निकाल दो, डी अमाइनेशन कर दो, क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है शायद इसका, रिस्पायरेटरी क्वोशेंट। रिस्पायरेटरी क्वोशेंट ये क्या होता है कि कोई भी खाना जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ और कितना O2 कंज्यूम किया उसको CO2 बनाने में, तो उस दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, रिस्पायरेटरी क्वोशेंट। ठीक है, रिस्पायरेटरी क्वोशेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज सब्सट्रेट, दे आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड RQ विल बी 1। बेसिकली क्या होता है कि C6H12O6, इसको 6 कार्बन के लिए 6O2 का जरूरत होता है। तो इसके लिए क्या है कि जितना CO2 रिलीज होता है उतना ही कार्बन का ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ O2 एंड CO2 आर इवॉल्व एंड कंज्यूम। ठीक है, जब फैट यूज किया जाता है रिस्पायरेशन में, तो RQ क्या होता है, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि CO2 बट्टा O2 है। अब फैट क्या है, फैटी एसिड है। फैट क्या है, फैटी एसिड है। इसमें क्या है, कार्बन 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 बहुत ज्यादा है, CH2 CH2 CH2। तो इसमें ज्यादा CO2, वो मतलब क्या होता है कि इसमें जो O2 का कंजम्पशन है ना वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो हमारा वो था, ग्लूकोज था, उसमें क्या था कि CHO 2-3 जगह पे होता है ना, ग्लूकोज में CHO होता है, CH2OH, CH2OH। तो यहाँ पे O इसके अंदर पहले से है, तो इसको उतना O का जरूरत नहीं चाहिए, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट में उतना O का जरूरत नहीं चाहिए, तो बराबर रह जाता है। लेकिन फैटी एसिड में क्या है, CH2 CH2 CH2, लास्ट में COOH है। इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो लेस देन 1 हो गया। जब इक्वल रहता तो 1 आता। अब देखो, जब प्रोटीन का यूज करते हैं, तो लगभग 0.9 के आसपास होता है। प्रोटीन का यूज करते हैं तो लगभग 0.9 का यूज करते हैं। जब एसिड का यूज करते हैं, जब एसिड होता है, जैसे मान लो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, एसिड को सब्सट्रेट के रूप में लेंगे, एसिड में COOH है, अब मान लो कुछ भी है, छोटा सा है। फैटी एसिड भी एसिड है लेकिन बहुत लंबा है, वहाँ पे O2 का डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर खुद ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है, तो इसके कारण क्या होगा, इसका इसका एक से ज्यादा हो जाएगा, CO2 ज्यादा रिलीज होगा, ऑक्सीजन उसके मुकाबले में कम कंज्यूम हो रहा है, उस मॉलिक्यूल के पास खुद से काफी ज्यादा ऑक्सीजन है, काफी ज्यादा ऑक्सीजन है। वही चीज है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे आप क्वेश्चंस। पानी पी करता हूँ मैं। दस मिनट और। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर ओपन करेंगे। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्पायरेशन एंड कंबसन। रिस्पायरेशन एंड कंबसन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लाइफ में है उसको हमेशा क्या करते हैं, टेबल में बनाते हैं। कंबसन, अब देखो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, लिविंग में होगा हमेशा। ये क्या होगा, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों का हो सकता है। आदमी को अगर झंडा जला दोगे आग लगा के, तो भी क्या होगा, कंबसन ही हो गया। ठीक है, ये लिविंग में होता है, दोनों में हो सकता है। ये सेल के अंदर होता है, ये सेल के बाहर होता है, आउटर साइड द सेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी चीज रिस्पायरेशन होता है स्टेप वाइज होता है, स्लोली होता है। इसमें क्या होता है,
सिंगल स्टेप में सारी एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स की हेल्प से होता है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिकली दोनों में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है कोई भी कंपाउंड का, इसमें एंजाइम की हेल्प से होता है, इसमें हीट की हेल्प से होता है, हीट की हेल्प से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, बेसिकली नो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, बहुत रेयर इंटरमीडिएट बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी जो है बहुत कम रिलीज होता है, मान लो पार्शियली हीट एनर्जी रिलीज होता है, पार्शियली उसको ट्रैप करके कोई और चीज बना लिया जाता है, इसका सारा एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना, कंट्रोल्ड रहता है, ये नहीं होता कि शरीर में डिस्पेरेशन हो रहा है तो शरीर एकदम गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठीक है, राइज कर जाता है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस देखो कहाँ होता है, पहले तो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये कहाँ पे होता है, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद क्या है, इसके लिए नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी कि एनारोबिक एरोबिक सब में होगा, एनारोबिक में हो सकता है ये, एनारोबिक में नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। इसमें क्या होता है, पायरुवेट से या फिर मान लो एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है, CO2 बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूज होता है, इसमें कहीं पे भी ATP का यूज नहीं होता है। ठीक, उसके बाद इसमें 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, इसमें 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, इसमें एक NADH प्रोड्यूस होता है, इसमें 3 NADH प्रोड्यूस होता है, इसमें 0 FADH प्रोड्यूस होता है, इसमें एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें नेट गेन ऑफ 8 ATP होता है, इसमें एक साइकिल में नेट गेन ऑफ 12 ATP होता है, और एक ग्लूकोज से एक साइकिल में 12 ATP और एक ग्लूकोज से 24 ATP होता है। ठीक है, इसमें CO2 नहीं बनता है, इसमें CO2 बनता है, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन। इसके लिए O2 का जरूरत है, इसके लिए O2 का जरूरत नहीं है, इससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इससे पार्शियल होता है। इससे क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, ये CO2 है, हार्मलेस सब्सटेंस है, CO2 प्लस वाटर बनता है, इससे इथेनॉल यानी अल्कोहल या फिर एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, ये क्या है कि एरोबिक रिस्पायरेशन लार्जर एनिमल्स में होता है हमेशा, और कभी कभी मसल्स वसल्स में, मतलब सॉरी हाँ, और ये क्या होता है कि ये या तो प्रोकारियोट में होगा या फिर यूकारियोट में, यूनिसेलुलर यूकारियोट में होगा, और ह्यूमन के मसल्स में कभी कभी हो जाता है। इसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसमें वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसमें लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, बस ये हो गया। इसके अलावा ये हमेशा होते रह सकता है बहुत देर तक। ये क्या होता है, जैसे ईस्ट है, ईस्ट में 13% अब हो गया उसका अल्कोहल, मर जाएगा, अब ये नहीं मर जाएगा। ये बात है, ये हो गया डिफरेंसेस। What are respiratory substrates? Name the most common respiratory substrate. Respiratory substrate क्या होता है, respiratory substrate क्या क्या होगा, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, वो which are oxidized during respiration, respiration के दौरान ऑक्सीडाइज होगा, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है, मोस्ट कॉमन क्या है, ग्लूकोज है। गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ये वाला जो किताब में ग्लाइकोलिसिस बना है, बेसिकली इसी को बना देना है रट के, ये रटा होना चाहिए, मैं साफ कर दे रहा हूँ।
ताकि तुम लोग अच्छे से इसको लिख सको, उतार सको, टिप सको। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ईटीएस। ईटीएस, अब ईटीएस क्या होता है? ईटीएस इज ए प्रोसेस, ईटीएस इज ए प्रोसेस, ईटीएस इज ए प्रोसेस in which electrons from the NADH and Fa2H2 are transferred to the oxygen to produce H2O along with the production of ATP। ठीक है, ये लिख दिया इसका डेफिनेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे? NADH से कैसे बनता है? सबसे पहले इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है सॉरी, NADH। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 2 होता है। ये जो सारी ये वाला फोटो है ना, ये वाला फोटो बनाएंगे, ये वाला फोटो बनाएंगे और ये जो लिखा हुआ, ये चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ से मतलब जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली वही चीज है। ठीक है, ये तो पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा है, वही लिखना है इसमें। कि सबसे पहले यहाँ पे NADH आई, NADH का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के पास गया, वहां से यूबिक्विनोन जाएगा, यूबिक्विनोन रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉल बन जाएगा जिसको रिड्यूस यूबिक्विनोन बोलते हैं। फिर ये अपना कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा, ये जो है वापस क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले जाके कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। कॉम्प्लेक्स 3 जो है अपना साइटोक्रोम C को देगा। साइटोक्रोम C जो है आउटर सर्फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे लोकेटेड एक वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि इसको ले जाके कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है यहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लाएगा। और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स 4 के पास ये जो हाइड्रोजन है इससे वाटर बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर, हाइड्रोजन जो है ये F0 F1 पार्टिकल के थ्रू पास करेगा और एटीपी का सिंथेसिस होगा। ये चीज लिख देना है, ये चीज लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। वही सब लिख देना जो अभी हम बताए हैं एरोबिक और फर्मेंटेशन में। ठीक है, एरोबिक और फर्मेंटेशन में जो बताएं वही है बेसिकली, कि कम एनर्जी होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, प्रोडक्ट हार्मफुल होगा, प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है नहीं होता है, ये सब चीजें लिख देना। ठीक, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, इसका अंतर हम लोग बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? पहला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है। इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। इसमें क्या बनता है? पायरुवेट से या तो इथेनॉल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनता है कि NADH बनता है 2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल NADH यूज होता है, एक ग्लूकोज के लिए तो 2 मॉलिक्यूल NADH यूज हो जाएगा। इसमें 4 ATP 8 ATP का नेट प्रोडक्शन होता है, इसमें ATP का यूज होता है 6 ATP का। ठीक, ये ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो भैया ग्लाइकोलिसिस में ये सब चीजें लिख दे रहे हैं, ये सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में लिखिए। सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये सेम तो चीज है सिट्रिक एसिड साइकिल। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो क्रेब साइकिल ही तो है, क्रेब साइकिल ही तो है। यही क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर द assumptions made during the calculation of net gain of ATP। अब देखो कैलकुलेशन assumptions लिख दो। assumptions क्या थे? ये 4 assumption थे, इस 4 assumption को सेम टू सेम उतार दो, सेम टू सेम उतार दो, हो गया। ठीक है, इतना पार्ट। नेक्स्ट, डिस्कस द रेस्पिरेटरी पाथवे इन एन एम्फिबोलिक पाथवे। बहुत अच्छे से भी मैंने समझाया कि क्यों है, क्योंकि जब मान लो कि ये कि जब मान लो हमें जरूरत होगा कोई भी चीज निकालने का, जैसे हमें अगर प्रोटीन बनाना है, हमें अमाइनो एसिड चाहिए, एलेनिन बनाना है, तो हम पायरुविक एसिड लेकर उससे एलेनिन बना लेंगे। लेकिन जब एलेनिन का यूज हो जाएगा उससे हम पायरुविक एसिड ले आएंगे, बीच में एक दूसरे से बना लेंगे। तो जो रिस्पिरेटरी पाथवे बेसिकली ना सिर्फ इसमें कैटाबोलिज्म हो रहा है बल्कि एनाबोलिज्म भी हो रहा है, और दोनों को मिला के एल्वियोलिक पाथवे। आरक्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या है फैक्ट्स के लिए? आरक्यू का डेफिनेशन ये है
रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम तो डिस्पेरिटी कांस्टेंट, फिर इसका ये लिख देंगे। और फैट्स के लिए क्या है इसका वैल्यू 0.9 है। फैट्स के लिए लेस देन 1 होता है और ट्राइपैल्मिटिन के लिए 0.7 है। ठीक। Define oxidative phosphorylation. What is oxidative phosphorylation? It is a process in which the oxidation of any substance, जैसे इसकी कोई चीज से CO2 बन गया, जैसे क्रेब्स साइकिल में क्या हो, कार्बन का लॉस हो रहा है तो CO2 बन रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे अगर ATP बन जाए उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। जो ATP बनेगा या फिर अदर एनर्जी कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड के उस एनर्जी की यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज। स्टेप वाइज रिलीज में क्या होता है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा तो इट कैन नॉट बी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल सब्सट्रेट्स लाइक ATP और अदर एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक NADH एंड FADH2। therefore हम क्या therefore there is a need of release of energy in small steps so that the energy is there is the cell can trap this energy and convert it into the useful substrates। ठीक है। चलिए आज के सेशन के लिए थैंक यू। कल हम लोग देखते हैं कोई और सेशन लेते हैं, कोई और क्लास करते हैं। थैंक यू।